बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स, ओम्स लॉ। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो एक्सप्लेन की हुई हैं। मेरे ख्याल में ये लेक्चर जो है वो आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि इसकी बेसिस जो है वो मौजूद हैं। ओम्स लॉ का हमें पता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इज़ इक्वल टू आई आर। ये इसकी एक फॉर्म है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट electrical characteristics of solid material is the ease with which it transmits an electron current. Ohm's law relates the current I or time or rate of charge passage to the applied voltage V as follows: V is equal to IR. Electrical resistivity रो से हम इसको डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल हो गया। अगर हम आर की वैल्यू डाल दें यहाँ से वी और आई की वैल्यू, तो रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो बन जाएगी वी ए ओवर आई एल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो is independent of specimen geometry but related to R through this expression। हमें पता है कि जो resistivity है वो resistance of a material of specific dimension होती है, यानी वो geometry के साथ, उनकी dimension के साथ resistivity का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि R के साथ इसका रिलेशन ज़रूर होता है, resistance के साथ इसका रिलेशन ज़रूर होता है। The unit of R are ohm meter, resistivity resistance of रो यहाँ पे लिखा हुआ है। रो के जो यूनिट्स हैं वो ओम मीटर होते हैं, और रो का ये रिलेशन है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, या फिर रो इज इक्वल टू वी ए ओवर आई एल। आर को रिप्लेस कर दिया वी ओवर आई से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये आपको पता है, ये रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। सिग्मा के साथ इसको डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। समटाइम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिक कैरेक्टर of a material. It is simply the reciprocal of resistivity. Ohm's law may also be expressed as J is equal to sigma E, और J जो है वो करंट डेंसिटी है। Ohm's law की ये दूसरी फॉर्म है J is equal to sigma E। एक Ohm's law की फॉर्म है V is equal to IR, और दूसरी Ohm's law की जो फॉर्म है वो J is equal to sigma E। दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर J क्या चीज़ है? करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया आई और ए, और ई इज़ इलेक्ट्रॉन फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ई जो है वो वी ओवर एल से भी जानी जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या सीमेंस पर मीटर, एस और एम ये इसके यूनिट हैं, और या फिर ओहम मीटर इनवर्स इसके यूनिट हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। वन वे ऑफ क्लासीफाइंग सॉलिड मटीरियल इज़ अकॉर्डिंग टू द ईज विद विच they conduct an electric current. Within this classification scheme there are three grouping: conductors, semiconductors and insulators। हमें पता है कि मटेरियल के बिहेवियर के साथ इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर के लिहाज से मटेरियल की तीन टाइप्स होती हैं। उसमें मेटल्स आ गए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स टिपिकली हैविंग कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷। तो मेटल में जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स होती है। एट अनदर एक्सट्रीम आर द मटेरियल्स विद लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 ओम मीटर इनवर्स। दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स। और तीसरे जो मटीरियल्स हैं वो सेमी कंडक्टर्स हैं। तो मटीरियल्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज जनरली फ्राम 10⁻⁶ to 10⁻⁴ per ohm per meter are termed as semiconductor। Electron and ionic conduction. The electric current results from the motion of electrically charged particles। ये तो हमें पता है जो करंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन की वजह से होता है। in response to a force की वजह से that act on them from externally applied electric field। external applied electric field जो है वो चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स लगाता है, और चार्ज कैरियर जो है वो मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड इन द फील्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी हमें पता है। विद मोस्ट सॉलिड मटेरियल करंट राइसेस फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, विच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। तो कहीं तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होती है और कहीं पे आयनिक कंडक्शन भी होती है। ठीक है, जहाँ पर चार्ज कैरियर आयंस होंगे वहाँ पे आयनिक कंडक्शन होंगे, जहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होगी।
In addition, for ionic material, a net motion of charged ion is possible that produces a current. This is termed as ionic conduction. Ionic conduction भी होती है, ये लिक्विड्स के अंदर हो सकती है और उसमें जो आयंस हैं वो मूव हो सकते हैं. Energy band structure in solids. In all conductors, semiconductors and very insulated materials, only electronic conduction exist. ये हमें पता है कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is strongly dependent on the number of electrons available to participate in the conduction process. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल के ऊपर. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कंडक्शन के प्रोसेस में, उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. However, not all electrons in every atom accelerate in the presence of electric field. ये भी आप जानते हैं कि तमाम एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्सेलरेट नहीं होते. उसमें कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्सेलरेट हो सकते हैं, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट नहीं होते. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर electrical conduction in particular material is related to the arrangement of atomic states and levels with respect to the energy and the manner in which these states are occupied by the electrons. तो कोई बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनको एक्सेलरेट कर सकता है, और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स नहीं कर सकता. A thorough exploration of this topic is complicated and involves principles of quantum mechanics that are beyond the scope of this book. चलें जी, इस बुक के अंदर से एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल रखा है, इसमें किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लिहाजा इसके अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट ही रखे गए. बाय वे ऑफ रिव्यू, एक रिव्यू दिया हुआ है, छोटा सा एक रिव्यू है, शॉर्ट सा. इसमें यह बताया जा रहा है कि ईच इंडिविजुअल एटम देयर एग्जिस्ट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. आपको पता है एक लेवल के अंदर एक एटम के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं. एंड मे बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन ए शेल एंड सब शेल. इनमें इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड किया गया है. शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय इंटीजर्स. शेल जो है पहला शेल होगा, दूसरा शेल होगा, तीसरा शेल होगा एंड सो ऑन. एंड सब शेल्स बाय द लेटर्स, और सब शेल्स को लेटर एस, पी, डी और एफ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर ईच एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स देयर एग्जिस्ट रेस्पेक्टिवली 1, 3, 5 एंड 7 स्टेट्स. एस के अंदर एक एनर्जी स्टेट होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि ऑपोजिट स्पिन के होंगे, और पी के अंदर 3 एनर्जी स्टेट्स होंगी, पी एक्स होगा, पी वाई और पी जेड होगा. ठीक है. इसी तरह डी के अंदर जो है वो 5 होंगे, 5 एनर्जी स्टेट्स हैं, और एफ के अंदर 7 एनर्जी स्टेट्स होंगी. द इलेक्ट्रॉन्स इन मोस्ट एटम्स फिल ओनली द स्टेट्स हैविंग द लोएस्ट एनर्जी. जी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो स्टेट्स को फिल करना है उसमें लोएस्ट एनर्जी से वो शुरू होना है. 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन पर स्टेट इन अकॉर्डिंग्स विद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. उसमें कहता है कि हर एनर्जी स्टेट के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशंस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द अलाउड स्टेट्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है एक आइसोलेटेड एटम की, एक एटम है जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जिसके करीब कोई दूसरा एटम नहीं है, या उसके ऊपर दूसरे का कोई न्यूक्लियस या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही. तो एक आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस हैं वही एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स को बता रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. relatively large separation distance at relatively large separation distance. अगर सेपरेशन एटम्स के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, अगर एटम्स दूर दूर पड़े हुए हों कि एक एटम दूसरे के ऊपर कोई फोर्स या कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो, तो ईच एटम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स.
इस केस में हर एटम दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। कब इंडिपेंडेंट होगा? जब सब एटम्स के दरमियान लार्ज सेपरेशन डिस्टेंस होगा एंड हैव द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस एज इफ आइसोलेटेड, और बिल्कुल उसकी इलेक्ट्रॉन लेवल, एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोलेटेड एटम्स जैसी होगी। कहता है कि अगर एक मटेरियल है उसमें एटम्स पड़े हुए हैं और उनके दरमियान लार्ज सेपरेशन डिस्टेंस है, दूर दूर पड़े हुए हैं, तो फिर वो कहता है कि उनका जो हर एटम है उसके एनर्जी लेवल्स और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसी होंगी जैसे एक आइसोलेटेड एटम की हैं। लेकिन अगर ये एटम्स क्लोज हो जाए तो क्या होगा फिर? However, as the atoms come close to one another, अगर वो सारे एटम्स क्लोज आ जाएं, अलग-अलग ना रहें, इलेक्ट्रॉन्स आर परटर्ब्ड, इलेक्ट्रॉन की जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अब आएंगी बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स। तो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन जो एडजेसेंट एटम्स के हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव है, और न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो परटर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की। This influence is such that each distinct atomic state may split into a series of closely spaced electronic states in solids to form what is termed as electron band structure। अगर ऐसा हो कि बहुत सारे एटम्स क्लोज अप हो जाएं तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कहता है कि उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगी इनटू ए सीरीज़ ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट्स। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड बन जाएगा, उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड बन जाएगा। अगर बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस की वजह से उनके जो एनर्जी स्टेट्स हैं, एटॉमिक स्टेट्स हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगी इनटू द सीरीज़ ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट्स, और उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड। द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग है ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन इंटर एटॉमिक सेपरेशन के ऊपर। और अगर इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हर एटम एक आइसोलेटेड एटम की तरह बिहेव करेगा और उनके एनर्जी लेवल्स भी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी एक सिंगल एटम जैसी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उनके दरमियान इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे। एंड बिगन्स विद द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू बी परटर्ब्ड एज द एटम्स जॉइंस टुगेदर। तो इलेक्ट्रॉनिक शेल के सबसे जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले उन्होंने परटर्ब होना है। और इस फिगर में अगर आप देखें तो कहता है कि विद इन ईच बैंड, अब देखें ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर आप देखें ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये 1s एनर्जी स्टेट है और ये 2s एनर्जी स्टेट है, और ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जैसे ज़्यादा होती जाएगी, ये देखिए इनके दरमियान स्प्लिटिंग कोई नहीं है। ठीक है, और ये है क्या चीज़? ये है जी, कहता है कि स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस इंटरएटॉमिक सेपरेशन फॉर एन एग्रीगेट ऑफ 12 एटम्स। इसमें 12 एटम्स रखेंगे। ठीक है, ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है और यहाँ पर ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एनर्जी लेवल्स हैं और ये 12 एटम्स को रखा गया है। 12 एटम्स के दरमियान अगर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग हो तो आप देखेंगे कि 1s जो है उसमें स्प्लिटिंग नहीं हो रही और इसका जो 2s है उसके अंदर भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही। तो जैसे ही ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग या सेपरेशन कम की जाती है, इनके जो बैंड्स हैं ये इस तरह सेपरेट हो गए हैं, इनकी जो लाइंस हैं वो बन गई हैं। अपॉन क्लोज अप्रोच ईच ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक स्टेट्स splits to form an electron energy band कंसिस्टिंग ऑफ 12 स्टेट्स। चूँकि 12 इसके अंदर एटम्स हैं तो इसमें 12 एनर्जी स्टेट्स बन जाएंगे। 1s की अगर आप इसको गिनें तो ये 12 स्टेट्स हैं, और इसी तरह ये 2s है, 2s के अंदर भी 12, चूँकि एटम्स इसमें मौजूद हैं लिहाजा इसके अंदर जो 12 एनर्जी स्टेट्स बन गई हैं। और हर स्टेट के दरमियान ये देखें स्पेस मौजूद है, यानी इनकी ये जो स्टेट्स बनी हैं और ये भी स्टेट जो हैं वो डिस्क्रीट स्टेट्स हैं।
विद इन ईच बैंड एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट। इसकी जो एनर्जी स्टेट्स है वो डिस्क्रीट है, एक एनर्जी स्टेट है, फिर दूसरी है, ये देखें, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, और बीच में ये स्पेस है, तो ये डिस्क्रीट है, अलग अलग हैं। येट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट स्टेट्स इज़ एक्सीडिंगली स्मॉल। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन ये हैं सेपरेट। इसी फिगर को यहाँ पर दिखाया गया है, ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, ये डी फिगर है, और यहाँ पर दिखाया गया है ए फिगर, और ये ए फिगर है, और यहाँ पर एक लाइन लगाई गई है, और ये जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, और इक्विलिब्रियम इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कम किया जाए तो ये देखिए स्प्लिटिंग इसके अंदर मौजूद हो जाती है, और अगर ये जैसे जैसे हम ये स्पेसिंग को बढ़ाते जाते हैं तो इनकी जो स्प्लिटिंग है वो कम होकर ये देखिए 1s और 2s जो है वो सिंगल रह जाते हैं। तो ये ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है इस लेवल के ऊपर। अगर आप देखें तो एक ये एनर्जी बैंड है, ये देखिए एक ये ब्लू वाला एनर्जी बैंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ब्लू वाला एनर्जी बैंड है, और इसमें आप एक ये देख सकते हैं ये येलो वाला एनर्जी बैंड है, और ये एनर्जी बैंड दूसरा एनर्जी बैंड है, ये पहला एनर्जी बैंड है, और बीच में इनके दरमियान अगर आप देखें तो ये देखें ये दोनों जो हैं ये स्पेस है इनके दरमियान, इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप है, एक बैंड गैप है, स्पेस है, फिर दूसरा बैंड गैप है। The conventional way of representing electron band structure in solids at equilibrium is shown in figure A। ये फिगर ए है, फिगर ए के अंदर ये देखें पहला बैंड, फिर एनर्जी बैंड गैप, और फिर दूसरा बैंड, ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा और ये पार्शली फिल्ड हो सकता है, और बीच में ये स्पेस हो सकती है। एट इक्विलिब्रियम स्पेसिंग बैंड फॉर्मेशन may not occur for the electron subshell nearest the nucleus as shown in figure B। Band formation may not occur for electron subshell nearest the nucleus। न्यूक्लियस के करीब बैंड फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे ये दिखाया गया। गैप्स में एग्जिस्ट बिटवीन द एडजेसेंट बैंड्स, एडजेसेंट बैंड्स के दरमियान गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, और ये देखें ये दूसरा बैंड है, और इसके दरमियान गैप है, तो ये गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गैप में एग्जिस्ट बिटवीन एडजेसेंट बैंड एज आल्सो इंडिकेटेड इन द फिगर। नॉर्मली energies lying within these band gaps are not available for electron occupancy। इसके अंदर ये एनर्जी मौजूद है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी बैंड गैप मौजूद है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी यहाँ पर नहीं हो सकती, यानी ये फॉरबिडन बैंड है, वो बता रहे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटीरियल्स आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज़ the arrangement of outermost electron bands and the way in which they are filled with electrons। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ये चार तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। The various possible electron band structures in solids at 0 Kelvin, 0 Kelvin पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये चार तरह के बैंड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जो पहला बैंड स्ट्रक्चर है ये फिगर ए है, और फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं ये है जी कॉपर के लिए है, इसमें ये फील्ड स्टेट है, ये एम्प्टी स्टेट है, ये बैंड गैप है, और ये एम्प्टी बैंड है, और ये फील्ड बैंड का जो आउटर जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। फील्ड बैंड का जो मैक्सिमम the energy corresponding to highest filled state at 0 Kelvin is called Fermi energy। तो इसकी फर्मी एनर्जी दी हुई है, तो ये इसका फर्मी एनर्जी लेवल है, ये है फॉर कॉपर के लिए, और सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये बैंड स्ट्रक्चर होगी फिगर ए वाली। और दूसरे मेटल्स के लिए जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये फिगर होगी, ये फील्ड बैंड होगा, ये एम्प्टी बैंड होगा, और यहाँ पर ओवरलैपिंग ये देखें मौजूद है। तो इस ओवरलैपिंग के अंदर ये ओवरलैपिंग मौजूद है, और इसमें जो हाईएस्ट लेवल है ये इसकी फर्मी एनर्जी
लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाया गया। और तीसरा जो है वो इंसुलेटर के लिए दिखाया गया है। इंसुलेटर के लिए फील्ड बैलेंस बैंड है, एम्प्टी बैंड है और ये बैंड गैप है। और चौथा जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए दिखाया गया है। तो सेमीकंडक्टर के लिए फील्ड बैलेंस बैंड है और ये बैंड गैप है और ये कंडक्शन बैंड है। इसके अंदर ये बैंड गैप कम है। तो इसके अंदर जो बैंड गैप है सी के अंदर उसने बताया है कि ग्रेटर दैन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और डी के अंदर जो बैंड गैप है उसने बताया लेस दैन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बैंड गैप।